किसी दोस्त की शादी अटेंड करने के बाद वापस घर की तरफ लौटने लगे। हम तीनों ही थोड़े बहुत नशा करके वहाँ से लौट रहे थे। हमें क्या पता था कि आज जो सफ़र है हमारे साथ अंजाम देने वाला है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी अनंत सफ़र के बारे में सुना है जो ख़त्म ही ना हो, लेकिन इसके ख़त्म होते होते ये हमेशा के लिए अमर बन गया। रात के यहीं कोई 10 बज रहे थे, तब मैंने एक बार घड़ी की तरफ देखा और विराट हल्की सी आवाज़ में बोला, अरे पापा का फ़ोन आ रहा है यार, जितना जल्दी हो सके हमें घर लौटना होगा, वरना आज मेरी शाम मत नहीं, वैसे भी यहाँ बहुत टाइम लगेगा। इतना कहते ही मैंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। रोहित पीछे बैठा था और विराट मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर गाड़ी की म्यूजिक को और भी तेज करने लगा। और इसी बीच रोहित ने पीछे से कहा, अरे सूर्या यार, मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी में म्यूजिक के अलावा कोई और भी आवाज़ आ रही है, तो एक बार म्यूजिक को बंद तो कर दे। मैंने ऐसा ही किया। जैसे मैंने गाड़ी के म्यूजिक को ऑफ किया तो वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं थी। गाड़ी नॉर्मल स्पीड से आगे की तरफ बढ़े जा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन रोहित को ये सब अजीब लगा। फिर रोहित ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है। ये पहली बार था जब मैंने रोहित को इतना ज़्यादा टेंशन में देखा था। मैं थोड़ा सा हंसते बोला, अबे भाई तुझे इतनी लेनी ज़रूरी थी क्या, थोड़ा कम पैक मार लेता। और फिर मैं इतना बोलकर ठाके मारकर हंसने लगा। और इसी बीच हमारी नज़र सड़क के बीचों बीच गई तो वहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। उस औरत का काफ़ी सारा ब्लड निकल गया था और शायद वो मरने वाली कंडीशन में थी। रोहित तो नीचे उतर गया, लेकिन विराट ने उसे वापस से गाड़ी में बैठने को बोला, मगर तब तक रोहित नीचे उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन रोहित के पैर अचानक ही लड़खड़ाने लगे थे और फिर वो डर कर वहाँ से भाग आया। रोहित तुरंत ही गाड़ी के पास आकर रुका और गाड़ी के पास आने के बाद उसने बताया कि उस औरत की आंखें खुली हुई हैं और वो चमकते हुए आंखों से इधर ही देख रही है। उस औरत की आंखों में इतनी ज़्यादा चमक है मानो उसकी आंखों में किसी ने डायमंड रख दिए हो। उसकी बात पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और मैं फाटक खोलकर नीचे की तरफ उतरने लगा। लेकिन रोहित और विराट दोनों ने मिलकर मुझे रोक लिया और नीचे न उतरने को कहा। मगर मैं कहाँ उनकी बात मानने वाला था। जहाँ मैं उन्हें उतरने के लिए मना कर रहा था तो अब उल्टा होने लगा। दोस्तों के बजाय मैं खुद ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उस ओर बढ़ने लगा, जिस तरफ जाने से पहले मुझे यह यकीनन 100 बार सोचना चाहिए था। मैं नीचे उतरा और उसके बाद जब उस लाश के पास पहुंचने लगा तो मैंने देखा कि उस महिला का सिर फटा हुआ था। उसके सर के अंदर से अब खून नहीं बल्कि पानी निकल रहा था। उसका पूरा शरीर अब सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, यानी कि अब वो मर चुकी थी। लेकिन फिर जब उसका हाथ हिला तो मुझे लगा कि उसके शरीर में जान बाकी है। और उसके हाथ को इस तरह हिलता देख जहाँ पर मुझे लग रहा था कि इसके शरीर में जान है, तो वही मेरे दोस्त मुझे पुकार रहे थे कि भाई उस तरफ मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। लेकिन मैं खुद को समझदार मानते हुए उस औरत के बेहद करीब चला गया। अब मैं उसके इतना ज़्यादा करीब था कि मैं उसकी हालत को बहुत अच्छे से देख सकता था। फिर मैं नीचे झुकने लगा, तभी एक हाथ पता नहीं कहाँ से आया और उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया और तुरंत ही घसीटने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ भी समझ पाने में नाकाम रहा। उसके बाद मेरी आंखों में धूल के कुछ कण पड़ने लगे, जिस वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। और उसके बाद जब मैंने अपने चारों ओर के नज़ारे को महसूस किया तो मुझे पता चला कि इस समय मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ एक बहुत गहरी सी कुटिया बनी हुई थी। थोड़ी बहुत रोशनी दिख रही थी, वो भी ज़्यादा ऊपर, यानी कि मैं अंडरग्राउंड था। ऊपर की तरफ देख तो मुझे पता चल रहा था कि वहाँ चांद की रोशनी झलक रही है। कुछ देर तक तो मैं उसे ही देखता रहा और उसके बाद अचानक उस कुटिया के अंदर किसी ने दाखिला दिया। यह कोई एक इंसान तो नहीं था, क्योंकि कदम पटकने की आवाज़ काफ़ी सारे लोगों की आ रही थी। और इस समय मेरे हाथ और पैर पता नहीं कैसे लेकिन एकदम जाम हो चुके थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा धीरे थी कि मेरे पूरे बदन में सनसनी से मचने लगी। मेरा खून पानी बनने लगा और मेरी सांसों में मुझे रुकावट का एहसास हो रहा था। तभी मैंने एक बहुत वृद्ध महिला को देखा जिसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और वो कोई चीज़ लेकर उसे पत्थर पर घसीट रही थी। मुझे लगा कि शायद ये कोई घरेलू काम कर रही होगी। लेकिन जब एक हल्की सी रोशनी ने उस कुटिया के अंदर दाखिला दिया तो फिर वो मौत का ही मंजर था।
जिस औरत को मैंने सड़क पर फटे सर के साथ देखा था, तो वो औरत उस महिला के बगल में बैठी थी और उसके सिर से खून टपक रहा था। दर्द के मारे वो चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर उस बुजुर्ग महिला ने उस औरत के सर पर एक जोर से मारा और उसके साथ ही वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। और इस बार जब वो दोबारा जमीन से उठने लगे तो मैंने देखा कि अब उस औरत के पूरे चेहरे में तब्दीली आ चुकी है। उसकी आंखें किसी डायमंड की तरह चमक रही थी और उसके दांत पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे और उसके शरीर के अंग भी काफ़ी डरावने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उस महिला ने किसी चुड़ैल को बनाया हो, एक ऐसी चुड़ैल जो पल भर में एक इंसान को मार सकती हो। फिर झटके से उसने मेरी तरफ देखा तो मैं 2 कदम पीछे गिर गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था और आज मैंने अपनी मौत को अपने करीब से देखा था। और ना ही सिर्फ मौत को करीब से देखा था, बल्कि अभी भी उसके समक्ष बैठा हुआ था। दूसरी तरफ रोहित और विराट का कोई ठिकाना भी नहीं था। कहते हैं जब किस्मत खराब होती है तो फिर ये बताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरे ही पल मैंने वो नज़ारा देखा जो ज़िंदगी में मैं कभी देखना ही नहीं चाहूँगा। मैंने देखा कि मैं खुद मरा हुआ उस महिला के समक्ष पड़ा हुआ था और वो मेरी खोपड़ी को मेरे सर से अलग कर रही थी। ये भयानक सा नज़ारा मेरी रग रग में बसने लगा। इस वक्त तो मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे रोम रोम में डर और भय से कपकपी छूटने लगी। मैं पहले से ही घायल था और ऊपर से इन दिल दहला देने वाले नज़ारों ने मुझे काफ़ी हद तक डरा कर रख दिया था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी में भूतों के प्रति इतना खौफ निचोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे वो महिला जो मुझे काफ़ी वृद्ध अवस्था में दिख रही थी वो मेरे पास आने लगी। और उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं सुध-बुध खो बैठा। लेकिन जब तक मैंने अपनी आँख दूसरी बार खोली तो किसी ने मुझे एक पत्थर के नीचे दबा रखा था। कोई मेरे दोनों पैर पकड़ रखा था तो किसी ने दोनों हाथों को जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था मानो मेरी बलि चढ़ने वाली है। मैं अपनी गर्दन को तो नहीं घुमा पाया, लेकिन फिर मेरे दोस्त की आवाज़ के साथ सभी लोग वहाँ सतर्क होने लगे और तब जाकर मैं अपने शरीर को एक पल के लिए हिला पाया। और इस बार जब मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं तो मैं छटपटाने लगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही होने वाला है। किसी तरह मैं अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि मेरा एक हाथ बड़े से पत्थर के नीचे दब गया और मुझे बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन आज मेरी किस्मत मुझसे नाराज़ थी, क्योंकि आवाज़ तो मुझसे भी बाहर नहीं निकल पाई। और अब साफ हो रहा था कि मैं जिस जगह पर हूँ वो सच में एक मायावी इलाका है। किसी तरह उस अंधेरी छाँव में मैं अपने हाथों के अगल बगल में पड़ी चीज़ों को टटोलता हुआ भटकने लगा, जो कि अब तक मेरा शरीर थोड़ा नॉर्मल हो गया था। पहले तो मुझे लग रहा था कि अब शायद यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि उस वृद्ध महिला के अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं तो मुझे थोड़ा चैन मिला। मेरे सभी दोस्त लोग मुझे बाहर नजर ही नहीं आए, लेकिन फिर उस गुफा के अंदर किसी की एंट्री हुई। गर्दा उड़ाते ही कोई अंदर आ पहुंचा। तभी मैंने देखा कि ये तो मेरा दोस्त विराट था, लेकिन मुझे विराट का लगभग आधा शरीर ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो विराट के धड़ को किसी ने काट डाला हो। तभी मैं घूरते उसे उस अंधेरी रात में देखने की कोशिश कर रहा था। अब तक मैं इन विचारों में इतना खो गया था कि मैं अपने हाथ को उस पत्थर के नीचे से निकाल तक नहीं पाया। और फिर जो हुआ उसने एक नए मोड़ को जन्म दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उस गुफा के अंदर पुलिस आ पहुंची और जब पुलिस ने वहां पर तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को देखा तो पुलिस बहुत गुस्सा होने लगी। पुलिस को अपने सामने देखकर मुझे तो जोरदार खुशी हुई, क्योंकि बेमतलब मैं अपनी जान गंवाने से बच गया। उसके बाद पुलिस ने हम सभी को हथकड़ियाँ पहना दी और हमें लेकर वहीं पर मौजूद पुलिस थाने पहुँचे। पुलिस थाने में पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छे से जानकारी पूछी गई और फिर मैंने उन्हें पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। लेकिन पुलिस वालों को ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लग रही थी, मगर वहीं पर एक चौकीदार भी था जो हमारे लिए काफ़ी मददगार बन गया। दरअसल उस चौकीदार का कहना था कि उस नेशनल हाईवे पर एक प्रेत आत्मा रहती है और उस प्रेत आत्मा को एक तांत्रिक जो महिला है वो अपने आदेशों से अपने अंदर बांध कर रखती है। और ऐसा ही कुछ हादसा हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी पुलिस वालों को कहाँ विश्वास था। वो एक बार फिर जब उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अब वो जगह वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो पुलिस वालों को अचंभित करने के लिए काफ़ी थी।
किसी तरह पुलिस स्टेशन से छुटकारा पाने के बाद अब हम घर लौटे, लेकिन हमें अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ा आखिर हमने रात में सफ़र ही क्यों किया। दोस्तों, इस घटना के बाद आज तक रात में सफ़र करते वक्त काफ़ी ज़्यादा सावधान रहता हूँ और इस चीज़ का डर लगता है कि कहीं फिर से मेरी मुलाकात उस तरह की क़यामत से ना हो जिस दिन मैं अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच खेला था। और उस रात पुलिस के आने का मेन कारण था कि उन्होंने सड़क पर किसी लड़की का एक्सीडेंट देखा था। जहाँ तक मुझे मालूम है उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके बाद पता चला कि उस लड़की की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि किसी और की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी